स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor, and this is Industrial Relations and Labor Laws series for the EPFO exam of 2023. EPFO मतलब कि Employee Provident Fund Organization. आज हम इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये EPFO 2023 एग्जाम है क्या, जिसकी नोटिफिकेशन फरवरी में यूपीएससी ने निकाली थी। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हमारा जो EPFO का इस साल का सिलेबस है उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, वो जनरली दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, वो स्पेसिफिकली इसी एग्जाम के लिए है। तो हमें ये जो टॉपिक है ये बेसिकली थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। विल ऑल्सो डिस्कस कि पूरे के पूरे सिलेबस में से किस टॉपिक में से कितने पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू कि अगर आपको EPFO की पूरी प्रिपरेशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। विल सी ऑल द PYQs जो कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस EPFO ने एग्जाम्स में इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड पूछे हैं, एंड देन उसके बाद हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिगिन करेंगे विद द होल बेसिक आइडिया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होता है भारत के अंदर जो भी लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज इन इंडिया और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इनको थियोरेटिकली पढ़ेंगे। इनके थियोरेटिकली पढ़ने के साथ साथ मतलब कि देयर आर नंबर ऑफ थ्योरी जो एकेडमिकली स्टडी करने के लिए होती है, एंड देन देयर आर लॉज लाइक जो लॉज बनाए गए हैं, मिनिमम वेज लॉ, ट्रेड डिस्प्यूट्स लॉज, मैटरनिटी बेनिफिट लॉज, एंड देन इन सारे के सारे जो भारत में लेबर लॉज है उनको पिछले कुछ सालों में कंसोलिडेट करके सिंगल कोड्स में बदल दिया गया है। What is that? I'll actually explain you. और उसके बाद हम जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। I'll just repeat once more. जैसे ये हमारे पास लेबर लॉज हैं देश के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ लेबर लॉज हैं, विमेन से रिलेटेड कुछ लेबर लॉज हैं, सैलरी से रिलेटेड कुछ हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन जनरल लेबर लॉज। और अभी अभी 3 से 4 सालों में नए लेबर रिफॉर्म्स भी हुए हैं। ये सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है दैट इज बीइंग बेसिकली स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द EPFO एग्जाम। EPFO एग्जाम का आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। हम लेबर लॉज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक जनरल बेसिक वेरी सिंपल बैकग्राउंड लेबर लेजिस्लेशन के बारे में, कुछ हल्का फुल्का कि लेबर लॉज किस प्रिंसिपल्स पे बनाए जाते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो लेबर लॉज से रिलेटेड है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो लेबर लॉज से अफेक्ट करते हैं, राइट? नॉट इन डिटेल बट वी विल जस्ट हैव एन बेसिक ओवरव्यू पर्टेनिंग टू दैट टुडे, एंड देन हम वो सारे के सारे लेबर लॉज जो कि आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ये दिखने में बड़े सारे से ज्यादा है पर बेसिकली लेट्स से कि लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन तीनों के तीनों लॉज, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसको पढ़ने में हमें सिर्फ मुश्किल से 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, एंड देन विल बी प्रिपेयर्ड विद इट। एंड ये जितने भी ये जो सारे के सारे लॉज हैं इनको कंसोलिडेट करके नए लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि कोड ऑन वेजेस 2019, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें जितने भी वेजेस से रिलेटेड लॉ हैं उनको कंसोलिडेट करके एक सिंगल सिंक में एक सीमलेस एक सिंगल लॉ के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चंस दोनों से आते हैं, ये जो पुराने लॉज हैं इनसे भी आते हैं और जो ये नए लेबर कोड लॉज हैं इनसे भी आते हैं। सो दैट वुड बी द बेसिक एजेंडा ऑफ आवर्स कि फर्स्ट वी विल डिस्कस द सिलेबस, पहले मैं EPFO के बारे में बताता हूं, and then we will discuss the PYQs, and then we will discuss the labor laws and industrial relations, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। Before I tell you about EPFO 2023, for the people who already know and have decided कि हमें EPFO की प्रिपरेशन करनी है 2023 के लिए, उनके लिए मैं बता देता हूं कि we are also launching a course जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर नहीं, रादर जो आपका बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा सिलेबस है, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, साइंस, क्वांट, सोशल सिक्योरिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड जनरल इंग्लिश। अगर आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस के द्वारा करना है, द प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सिंपल। You go on the www.studyiq.com, आप यहाँ पे सर्च बार में EPFO टाइप करेंगे, आपके सामने उस समय जो भी बैच आपके लिए वैलिड होगा, अप्रोप्रिएट होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो ये EPFO का एक बैच है जो कि 20 मार्च 2023 को बिगिन हो रहा है शाम को 6 बजे, एंड आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ ट्रीमेंडसली अफोर्डेबल। इसमें इस सारे के सारे जो भी पूरा का पूरा सिलेबस है वो सारा का सारा लाइव क्लासेस के द्वारा कवर कराया जाएगा। यू विल आल्सो गेट द रीडिंग मटेरियल, मतलब कि जो आपको प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू विल आल्सो गेट द मॉक टेस्ट। 10 से अधिक मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि एग्जाम से पहले हम अपनी थोड़ी प्रिपरेशन को गेज कर सकें। तो
एंड एज व्हेन आई सेड अफोर्डेबल आई एक्चुअली मेंट अफोर्डेबल। ये यहाँ पे दिख 9,999 का रहा है, बट जब आप इसको एडमिशन लेने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करें तो ये जो प्रोमो कोड होता है यहाँ पर आप अमित लाइव एंटर कर सकते हैं, AMITLIV, सी अमित लाइव, एंड देन यू अप्लाई इट एंड देन इट गोज फॉर लाइक 7,999। उसके बाद प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है, यू जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ एंड देन यू पे UPI, पेटीएम, EMI वॉलेट्स, जिस भी प्रकार से आप पे करना चाहें, विच मीन्स कि यू विल बी एडमिटेड इन टू दिस कोर्स एंड योर क्लासेज विल बेसिकली बिगिन। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, जब आप एडमिशन ले तो रादर देन पेइंग द फुल फी यू कैन एक्चुअली हैव द डिस्काउंटेड फी बाय द अमित लाइव। चलिए आज हम बेसिकली काम करने पे फोकस करते हैं, बिगिन करते हैं, जो कि आज का हमारा मेन इशू है। यूपीएससी EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 2023, यूपीएससी ने ये नोटिस 21 फरवरी को निकाला था, 21 फरवरी, और 25 फरवरी से लेके 25 से लेके 17 मार्च तक इसकी फॉर्म फिल करने की डेट थी। ये फॉर्म के अंदर ये बात बताई गई है कि 418 वैकेंसीज निकली हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, एंड देन देर आर अनदर 159 वैकेंसीज जो कि निकली हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, राइट। देर आर 2 एग्जाम्स, ये दोनों एग्जाम्स है, दोनों का सिलेबस बेसिकली बिल्कुल सेम रहता है। 2 स्टेजेस का एग्जाम होता है ये, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट टेस्ट और एक इंटरव्यू, यानी कि एक होगा प्रीलिम्स, जैसे कि अगस्त या सितंबर के मंथ में आपको जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उस प्रकार से एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो टोटल 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। और उसके बाद अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं देन यू आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, देयर इज नो मेंस इन दिस, यानी कि एक ही टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर को क्लियर करना एंड यू वुड बेसिकली बी सिलेक्टेड मोर और लेस, क्योंकि उसके बाद आप इंटरव्यू आराम से स्कोर कर सकते हैं। 300 नंबर का ये एग्जाम होगा प्रीलिम्स वाला, एंड उसके बाद 100 नंबर्स का होता है इंटरव्यू, और ये दोनों के दोनों 400 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है इसको 75 और 25 की वेटेज से फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, राइट। 2 घंटे का टेस्ट होता है, सारे के सारे इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, एंड दिस इज बेसिकली द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है सारे के सारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ओवरलैप करता है, लाइक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लाइक वही CSAT में आता है, बैंकिंग में, जनरल इंग्लिश, SSCs में, सारे के सारे सेम टू सेम चीज़ें आते हैं, बट देर आर ओनली 2 स्पेसिफिक थिंग्स जो कि अलग है। वन इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अनदर इज दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। आज हम इस सीरीज के द्वारा हम इसी चीज़ को, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ एक टेलीग्राम चैनल पर ये यूपीएससी EPFO के जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम है, ये यूपीएससी EPFO 2015 का है, ये यूपीएससी EPFO 2017 का है, और ये यूपीएससी EPFO 2021 का है। ये मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। आप अभी भी जाएंगे तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अवेलेबल होगा। आप इन एग्जाम पेपर्स को, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जब उनको स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो यू वुड रियलाइज कि अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस, कभी कभी वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 15 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी उससे ज़्यादा पूछते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वी ऑब्वियसली वेरी नेसेसरली नीड टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। बिफोर वी बिगिन, जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आपको बाकी पूरा सिलेबस भी करना है, क्योंकि ये सीरीज इंडस्ट्रियल रिलेशंस करा देगी, लेकिन अगर आपको बाकी पूरा का पूरा सिलेबस भी करना है तो यू कैन ज्वाइन द बैच ऑन द स्टडी IQ वेबसाइट, बट यूजिंग द कोड अमित लाइव, दैट इज ऑब्वियसली नॉन नेगोशिएबल। अगर आपको उसके बाद कोई कंफ्यूजन है, मैं बेसिकली इस इंस्टाग्राम हैंडल पे अवेलेबल होता हूँ, राइट। यू कैन मैसेज मी ओवर देयर, DM मी ओवर देयर, एंड यू कैन गो टू दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो PDFs हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर जो आने वाले वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल जाए। लेट्स गो। अब देखो, मैं आपको पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स, बिकॉज हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सुनना है, उसको आंसर करने की कोशिश नहीं करना। लेट अस सी दैट। क्वेश्चन ये है कि ये गलत है किसी और बच्चे ने, तो ये सही नहीं होगा, इसमें जो राइट या रॉन्ग लिखा हुआ है वो गलत भी हो सकता है। Which of the following dispute are considered as trade disputes under the provision of the Trade Union Act of 1926? तो 1926 का एक एक्ट है, उसमें एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ लेबर का डिस्प्यूट जो है उसको ट्रेड डिस्प्यूट कहते हैं या नहीं कहते हैं, इस बात का हमें बेसिकली सवाल का जवाब देना है, राइट। सो वी विल जस्ट रीड दैट लॉ, और उसमें कहीं ना कहीं पर, क्योंकि उसका नाम ही ट्रेड यूनियन एक्ट है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन दे रखी होगी, और उस डेफिनेशन में पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट
या नॉन एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से रिलेटेड कोई मुद्दा ट्रेड डिस्प्यूट कहलाता है या नहीं कहलाता। दूसरा क्वेश्चन जो ईपीएफओ ने पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ये गलत है, इसमें आपने इसका आंसर बेसिकली सही आंसर है 7। बेसिक ही है, अगेन ये भी इसी प्रकार के ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, अगेन जब भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पढ़ेंगे तो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की एक बेसिक डेफिनेशन हमें किसी भी कंटेंट में, किसी भी मटेरियल में मिल जाएगी, किसी भी किताब में। व्हाट इज एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। देखो वही जो लेबर लॉज हमें पढ़ने हैं, उन्हीं लेबर लॉज में से देयर आर पर्टिकुलर डेफिनेशन कि भाई जब कोई गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन का कोई एक्ट बनाया तो वो ट्रेड यूनियन को डिफाइन करेगी, कितने लोग यूनियन बना सकते हैं, कंडीशंस होंगी, डेफिनेशंस होंगी चीज़ों की। सिमिलरली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसमें स्पेसिफिकली डेफिनेशन दी हुई है कि एक एडोलेसेंट किसको कहा जाएगा। सिमिलरली मैच द लिस्ट है, क्लोजर किसको कहते हैं, वर्कमैन स्ट्राइक और लॉकआउट, और फिर हमें उसको बेसिकली मैच द फॉलोइंग करने हैं वेरी स्पेसिफिकली। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब ये तो नॉर्मल इंग्लिश लेवल पर भी अगर हम सीखें, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो पता ही होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। यू गेट, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को देख के कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू। मैं ये अगेन ये गलत लगाया हुआ आंसर बेसिकली 5 ईयर्स है कि हर 5 साल में मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 में लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट है वो रिव्यू करे मिनिमम वेज को, हर 5 साल में करना पड़ता है। सो वी गेट दैट राइट, सिंपल क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन अडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर। अब ये हमारा जो है स्पेसिफिकली ये क्या कहते हैं उसको, किसी लॉ के अंदर ये लिखा होगा कि किसी भी अडल्ट वर्कर को एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना काम कराया जा सकता है लीगली, 48 hours. Maximum amount of gratuity payable to the employees under the payment of the Gratuity Act of 1972. राइट, 1972 में एक ग्रेट्यूटी एक्ट बनाया गया था, तो उसमें मैक्सिमम ग्रेट्यूटी कितनी बनाई जाएगी। अब इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप आसानी से, ये गलत है बट अब इसमें से सही आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ग्रेट्यूटी एक्ट ऑफ 1972, वी जस्ट हैव टू फाइंड सिंपल आंसर्स फॉर इट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर, इस एक्ट में से कहां पे मिलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। काफी लंबा क्वेश्चन है पर चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इज एंटाइटल्ड टू रियलाइजेशन थ्रू नेशनल एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिसोर्सेज ऑफ ईच स्टेट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंडिस्पेंसिबल फॉर हिज डिग्निटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। This statement, which is emphasizing the importance of the social security, has been expressed in which of the following? Wow. So these are Universal Declaration of Human Rights, Philadelphia Declaration of ILO, First National Commission on the Labor and the DPSP. DPSP तो डेफिनेटली नहीं है ये। अगेन लेबर से रिलेटेड दो ही ऑप्शन है यहाँ के अंदर, तो या तो ये ILO की फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में होगा या रिपोर्ट। क्वेश्चन मतलब सरल है, बेसिकली फोकस ये आंसर करने की इस समय कोशिश मत करो, जस्ट रियलाइज कि दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क एंड इमेजिन विल यू बी एबल टू डू इफ आई गिव यू द रीडिंग मटेरियल फॉर दिस एंड और इफ आई गिव यू द क्लासेस फॉर दिस। डॉक्टर आइक्रोइड्स फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट लेट मी अश्योर यू कि ये क्वेश्चन काफी एक्चुअली में ईजी था। द assumption that man is a selfish and a self-centered always try to achieve which theory of the labor welfare। अब ये लॉज से अलावा थोड़ा सा थियोरिटिकल उसमें चले गए हैं। Which one of the following comes under state list under the 7th schedule of the Constitution of India? अभी अभी हमने जैसे बताया था मैंने 1 मिनट पहले कि we will discuss कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लेबर लॉज से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। सो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। Who among the following can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under Minimum Wages Act? 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम बैक टू बैक देख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं जब इन 3 साल के 3 ईपीएफओ के एग्जाम्स को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा था, आई नोटिस्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट अटल पेंशन योजना 2015, 2017 और 2021 के तीनों ईपीएफओ में अटल पेंशन योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। जस्ट रैंडम ऑब्जर्वेशन, जरूरी नहीं है इस साल भी आएगा, बस वैसे बता रहा हूं, बट ये है कि पेंशन योजनाओं से रिलेटेड जरूर आएगा, राइट, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया क्या है और ईपीएफओ पेंशन लॉ को इंप्लीमेंट करता है, तो वो जरूरी है। विल टॉक अबाउट इट। चलिए क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ द लेबर। थियोरिटिकल पार्ट है,
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो उसकी थ्योरी तो पढ़नी पड़ती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट अ सेंट्रल लेवल. ओके, कूल है, नॉट अ प्रॉब्लम. इसमें से कौन सी एक है जो कि स्टैट्यूटरी है यानी लॉ से बनाई गई है और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है? चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर? आई कैन टेल यू द आंसर्स. बहुत आसान रहेगा मेरे लिए आपको आंसर बताना, बट इस समय जरूरी इस सिचुएशन पे, इस माइंडसेट पे पहुंचना है कि यू लुक एट द क्वेश्चन एंड यू ओनली सीक द पॉसिबिलिटी दैट विल यू बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट इन केस यू वुड हैव रेड इट. द मोमेंट यू नो द आंसर यू विल बी लाइक या आंसर पता चल गया, ओके फाइन. नहीं, यू हैव टू रीच दैट माइंडसेट कि अगर मेरे पास मटेरियल होता, मैंने पढ़ा होता, तो क्या मैं आंसर कर सकता था इस चीज को. द प्रोविजंस ऑफ द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर. वाह, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. कॉन्स्टिट्यूशन आज हम ओवरव्यू लेंगे, जब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स के डिस्कशन है. बहुत ज़्यादा प्रोविजंस है नहीं, थोड़े थोड़े से प्रोविजंस है. 45 मिनट्स के डिस्कशन एंड यू कैन बी श्योर कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा. अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन बेस्ड ऑन द अजम्पशन बोथ द पार्टीज ट्राई टू हैव. और फिर एक बेसिकली थियोरिटिकल है कि अब देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देखने के और समझने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. कुछ अब जब हम किताब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कोई प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कोई यूनिटरी से, कोई रेडिकल से, कोई ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव से, राइट. डिपेंडिंग ऑन दैट हमें उसकी बस बेसिकली डेफिनेशन बतानी है. अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मैनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज, अगेन जनरल यूनियन होता है. चलिए, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं आपको जो अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बताया था, आई विल शेयर दैट ऑन दैट. मैं ये जो पीडीएफ भी है इस क्लास का, जो आप इस समय पीपीटीज देख रहे हैं, ये भी बेसिकली उसके ऊपर शेयर हो जाएगी, तो आप इसको देख सकते हैं. आप इसके आंसर्स ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं. दो हमने ये क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर पहले से डिस्कस भी किए हुए हैं विद आंसर्स, सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैम आल्सो. द पॉइंट कमिंग टू द मेन मैटर ऑफ द थिंग इज दैट कि वी हैव टू डू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज when it comes to the EPFO exam. It's a necessary part of the exam, क्योंकि 120 क्वेश्चन में जो कि 300 मार्क्स के आएंगे, जो कट ऑफ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 190. तो ये जो 10 से 15 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज पे आएंगे, दे कैन नॉट बी लेफ्ट टू चांस. वी हैव टू प्रिपेयर इट. द गुड थिंग, द लकी थिंग इज दैट दे साउंड डिफिकल्ट बट दे आर ट्रिमेंडसली ईजी. दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू. ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर्स का. हमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज का एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ द लेबर लॉज. बहुत सिंपल है, मतलब कि आर्टिकल 14 कहता है कि सबके सब इक्वल है, लाइक एवरीबॉडी इज इक्वल, तो उसी बेसिस पर हम लेबर लॉज बनाते हैं. आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, तो उसी बेसिस पर, राइट टू लाइफ के बेसिस पर हम लेबर लॉज बनाते हैं. 7th शेड्यूल में सिर्फ ये डिस्कस करना है कि स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड है. वो टॉपिक बहुत ही आसान है. हाँ, जो असली जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी वो लगेगी लेबर लॉज इन इंडिया. अब भारत के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 के करीब लेबर लॉज हैं, 40 के करीब, ठीक है. हमें पढ़ने 15 के करीब है, ठीक है, मैसिवली 15 के करीब पढ़ने हैं. वहाँ पे थोड़ा सा नया महसूस हो सकता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है. और वो जो 40 लेबर लॉज है, 44 टू बी मोर प्रिसाइज, वो जो 44 लेबर लॉज है उनमें से 29 लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके नए लॉज में बना दिया गया है. बट क्वेश्चंस दोनों से आते हैं अभी भी, तो वी जस्ट हैव टू फोकस यहाँ पे. इंडस्ट्रियल रिलेशंस ये थियोरेटिकल पार्ट है भाई, वो अभी देखा ना, प्लूरलिस्टिक, यूनिटरी पर्सपेक्टिव, लेबर रिफॉर्म्स की थ्योरी एंड ऑल दैट, तो वो बहुत ही सरल है, आसानी से हो जाएगी. ये थ्योरी और रिलेटेड लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पढ़ेंगे. एंड देन नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडीज, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से उसको कर सकते हैं. लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है. इंडिया में EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा उसको पढ़ना है, एंड विल बी डन विद इट. ये इस सीरीज के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लेक्चर्स होंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के हैं. एंड वी शैल बी वेरी सक्सेसफुली बी एबल टू से कि हम इंडस्ट्रियल, वंस वी आर डन विद इट, इंडस्ट्रियल लेबर एंड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वी शैल बी एबल टू सॉल्व इट. Just have a basic look at it. What is it? Industrial relations से related कुछ laws, women से related कुछ law, maternity benefits, equal remuneration act. तो ये जो equal remuneration act है
हमें इसकी बेसिक समरी पढ़नी है कि क्या क्या प्रोविजंस थे इसके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स के कुछ बेसिक समरी पढ़नी है, कब तक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मिलता है, कितना मिलता है, क्या क्या है, कैसे कैसे, एंड दैट इज इट। चलिए, इस जो आप अगर आप इंडस्ट्रियल लेबर लॉज एंड रिलेशंस पढ़ना चाहते हैं तो यू शुड एक्चुअली विजिट दिस वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मिनिस्ट्री जिसके अंदर ये EPFO नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आती है। यहाँ पे ये सारे के सारे लेबर लॉज मिल जाएंगे, बट दे वुड बी टू मच ऑफ द डिटेल। दिस इज वेयर नाउ आफ्टर दैट इंट्रोडक्टरी पीरियड ऑफ द 15 minutes, दिस इज वेयर द एक्चुअल लेक्चर बिगिंस। अब हमारी क्लास एक्चुअल में बिगिन हो रही है, ठीक है। चलिए देखो आज का एजेंडा क्या है देखते हैं। पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ लेबर लॉज देखेंगे, एंड टुडे इज इन बेसिक ओवरव्यू। ओके, दिस इज नथिंग वी आर गोइंग टू डू वेरी स्पेसिफिकली। हम जस्ट एक बार अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये क्या 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 चीज़ें हैं। तो हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ द लेबर लॉज, लेबर लेजिस्लेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड वी नॉट गो इन द डिटेल, विल जस्ट हैव अ लुक कि ठीक है कब से स्टार्ट हुआ था, एंड ठीक है उसके बाद इंडिपेंडेंस आ गया एंड ऑल दैट। देन प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, जो कि आपके सामने ऑलमोस्ट चारों मैंने पहले से ही लिख के बता दिए हैं, so won't actually be surprised when we'll discuss it. And then what are the factors that influence labor laws? Then factors जो कि labor laws को इफेक्ट करते हैं, constitutional provisions related to labor laws, we'll do it just overview, डिटेल में नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छी तरह से एक सेपरेट तरीके से श्रद्धा अनुसार पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन आना है इसमें से एक, तो वी शैल बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट विल हैव अ लुक एट इट, ताकि हमें पता रहे हम करना क्या चाहते हैं। These are the laws जो कि हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। Okay, these are the laws. There are certain laws related to industrial relations, ये 3 laws हैं। Related to wages in India, ये 4 हैं। Work hours, working condition and employment, ये 4 laws हैं। Related to social security, compensation, employee state insurance, maternity benefit, payment of gratuity, unorganized, ये act है। And then law and employment and the training. We have to do these laws when we prepare for it. Now remember, ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये हमें मुश्किल से 3 पेजेस का या 4 पेज का एक लॉ है। जब हम इसकी समरी बनाएंगे, वी डोंट हैव टू रीड द होल लॉ, राइट, एंड देन सिमिलरली 3 से 4 पेजेस के, 3 से 4 पेजेस के। सो व्हाट माइट सीम अनवील्डली इज बेसिकली कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली। अब बताता हूँ एक बात, देखो ये सारे के सारे लॉ देखो कब बने, 1961, 72, 48, 51, 48, लाइक 65, 48। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया कि लेट्स रिफॉर्म द लेबर लॉज। तो इन सारे के सारे लेबर लॉज को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सारे लॉज को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। सो वेजेस से रिलेटेड बड़े सारे से लॉ हैं, ये 4 तो हैं ही हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉ हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉ हैं। सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड इन 2019 एंड इन 2020 इज दैट दे पास्ड अ न्यू लॉ इन द पार्लियामेंट मेकिंग दीज 4 कोड्स, लेबर कोड्स, कोड ऑन द वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड एंड द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी। हर एक जो ये कोड था, इन्होंने पर्टिकुलर लॉज को सब्ज्यूम कर लिया। सो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 29 लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट करके 4 लॉज में बदल दिया गया है। वी हैव टू रीड देम ऑल्सो, आज हम इन चारों की एक बार थोड़ी सी समरी देखेंगे। वी विल लीव इट फॉर द कमिंग लेक्चर्स इनके बारे में, ठीक है। ग्रेट, लेट्स कम टू द लेबर लॉज। Very luckily the definition is actually quite simple. Labor laws, they are basically the employment laws. देखिए किसी भी इकॉनमी में लोग काम करते हैं, राइट, द वर्क होता है, लेबर वर्क होता है। अगर हम Hyundai की कंपनी के बारे में बात करें, सो देर आर पीपल जो कि Hyundai की कंपनी को बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, एंड देन देर आर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ एंड द लेबरर्स जो कि बेसिकली उस फैक्ट्री में काम करते हैं और वो मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। इट कैन अप्लाई टू एनी अदर कंट्री, एनी अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो सीमेंट की हो, चाहे वो ऑयल की इंडस्ट्री हो। अब यहाँ पे देर आर पीपल हु आर मैनेजमेंट, ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने वो फैक्ट्री डाली है, एंड देन देर आर पीपल जो कि वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, जो कि एम्प्लॉय होते हैं, जो कि लेबर होते हैं वहाँ पे। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो काफ़ी सारे से लॉज के द्वारा मैनेज किया जाता है, एंड ऑल दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज द लेबर लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग है। लेबर लॉज बेसिकली उन्हीं
एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो किस प्रकार से मैनेज होगी, व्हाट आर द थिंग्स दैट एन एम्प्लॉय कैन डू एंड व्हाट आर द थिंग दैट एन एम्प्लॉयर कैन डू, इस चीज़ को बेसिकली डिफाइन करने के लिए, ताकि कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर सके। बड़े सारे से इश्यूज होते हैं इसके अंदर डिस्कस, लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट। तो एक कंपनी में अगर आप जाते हैं, फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड एम्प्लॉयर को क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये एक हम एक कानून में लिख देते हैं विच विल बी ए लेबर लॉ। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, लोग अपना यूनियन बना सकते हैं, कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करेगा, हॉलीडेज़ कितनी मिलनी चाहिए, एनुअली लीव कितनी मिलनी चाहिए, कितने घंटों तक काम करा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई आदमी किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको 14-14 घंटे काम करा के उसको सैलरी दे नॉर्मल 8 घंटे वाली। सो लॉ में लिखना पड़ता है कि यार 8 घंटे से अधिक कोई फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता किसी को। ले ऑफ प्रोसीजर, अगर किसी को टर्मिनेट करना है तो कैसे हटाया जाएगा, सेवरेंस पे अगर किसी को निकाला गया है तो उसको कितनी पेमेंट, तो ये जो सारे के सारे जो इश्यूज हैं ये इन सारे के सारे लॉज के अंदर होते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये सारे के सारे। नाउ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 44 लेबर रिलेटेड लॉ बना रखे हैं। हमारे देश में 44 थे, जो कि रिसेंटली 2019 और 2020 में इनमें से 29 लॉ को कंसोलिडेट करके 4 नए लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। अब बात यह है कि जो ये 4 नए लेबर कोड्स हैं ना, इनकी इंप्लीमेंटेशन अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी ये भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और ये भी बेसिकली जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे धीरे धीरे ये भी इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो वी हैव टू स्टडी बोथ ऑफ देम। लेबर लॉज का पर्पस ऑब्वियसली धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, नो डाउट्स अबाउट इट। पहले जो लेबर लॉज थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से हमें लेबर लॉज की जरूरत पड़ी थी, राइट, क्योंकि उससे पहले इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती थी लेबर लॉज की, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमें लॉज की जरूरत भी पड़ी। लेकिन पहले जो मेन फोकस था इनका, दे वर एक्चुअली इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट, मतलब कि जो लाइसेंस फायर, यू नो, लाइक फ्रीडम टू डू एनीथिंग वाला जो डॉक्ट्रीन होता है, जिसमें गवर्नमेंट मिनिमली इंटरवीन करती है इकोनॉमिक अफेयर्स में इंडिविजुअल्स के और सोसाइटी के, ठीक है। तो इफ वी सी इन द 19th सेंचुरी जितने भी लेबर लॉज हम पढ़ेंगे, उनकी नेचर और अप्रोच ऐसी होगी कि एटीट्यूड ये होगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो फैक्ट्रीज के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर। वेयर सिंस इन द 20th सेंचुरी जो नए लेबर लॉज अगर हम जो भी पढ़ेंगे वो थोड़े से ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, दे एक्चुअली एम टू सेफगार्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन। अब ये अप्रोच है धीरे धीरे ये स्पेसिफिकली बदली थी, एंड वेरी सिमिलरली एक सेमिनल जो इवेंट माना जाता है लेबर रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में या लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज कॉल्ड एज द फिलाडेल्फिया चार्टर। फिलाडेल्फिया चार्टर क्या है? जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 1944 में एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज द डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया या फिर फिलाडेल्फिया चार्टर, ठीक है। ये 1944 में किया गया था। दिस चार्टर डिफाइंस कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, एंड दैट पर्पस उसके डिफाइन के बाद दोज थिंग्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 80-90 ईयर्स, जिसकी वजह से अब यहां पर 2 स्पेसिफिक सेंटेंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फिया चार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ILO का जो ये चार्टर है, वो स्पेसिफिकली एक बात कहता है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी। सेकंड, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। हमें पूरा चार्टर नहीं पढ़ना, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके सामने यहाँ पे लाके दे दिया है। तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अभी हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे थे, पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर के अंदर लिखा हुआ है? सो 2 इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लेबर लॉज के बारे में सोचते हुए हम जब भी कोई बात करेंगे तो देयर आर 2 थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, दिस इज व्हाट आवर फोकस व्हाइल मेकिंग द लेबर लॉज इज, एंड सेकंड, पॉवर्टी एवरीवेयर एनीवेयर, not every, poverty anywhere constitutes the danger to prosperity everywhere। यानी कि लेबर लॉज का जो फोकस होता है या लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो फोकस है वो किसी न किसी तरीके से लेबरर्स को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट दे कैन गो टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि कहीं पर भी पॉवर्टी होना मतलब सबके लिए एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा है। दिस इज व्हाट दे से, ठीक है। सो दिस डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया, ऑल्सो कॉल्ड एज द फिलाडेल्फिया चार्टर, वाज बेसिकली अडॉप्टेड ऑन द 10th May ऑफ द 1944, और इस चार्टर के अंदर ये स्पेसिफिकली कुछ बातें लिखी गई थी, हम जिसको बता रहे हैं, लेबर इज डेफिनेटली नॉट अ कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस। ये कैसे, देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस,
अब अगर किसी चार्टर में ये लिखा हुआ है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में लिखा हुआ, तो इसका मतलब जब भी कोई लेबर लॉ बनाने की कोशिश करेगा वो किसी ना किसी प्रकार की वर्कर्स की यूनियन बनाने की सुविधा देगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चार्टर एसोसिएशन सस्टेन प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी है. Similarly, poverty anywhere, the war against want requires unrelenting vigor for the promotion of common welfare. And you can obviously read, all human beings, irrespective of race, creed, or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity. तो ये जो फंडामेंटल गोल्स हैं, ये नेशनली इंटरनेशनली बेसिकली हर एक कंट्री को करने चाहिए. एंड ये जो प्रिंसिपल हैं, this is what basically becomes the basis of the labor laws per se. तो जैसे कि हम अभी ये पढ़े हैं, अभी हमने ये पढ़ा है कि जो लेबर लॉज हैं उनकी डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. 1944 से पहले वो प्राइमरली एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन द लाइसेंस फायर डॉक्ट्रिन ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट मिनिमली इंटरवीन करती है इंडिविजुअल की लाइफ में और सोसाइटी की लाइफ में और इकोनॉमी की लाइफ में. वेयरएज 1944 के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो ये फिलाडेल्फिया चार्टर है, this diverted the attitude of the governments and the attitude of the labor laws towards the welfare of the employees, very specifically. ठीक है, चलिए. अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि ये काम की चीज़ है हमारे. लेकिन अभी के लिए अगर छोटी बात बताऊँ तो आज की सिंपल सी बात है कि भारत में जो एक्चुअल शुरुआत है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेबर लेजिस्लेशन की, वो होती है फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 से. ठीक है, दैट इज व्हेन एक्चुअली इट स्टार्टेड. लॉर्ड रिपन के समय में ये हुआ था. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881, प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज एंड द चिल्ड्रन. एक कमीशन बनाया गया था, फैक्ट्री कमीशन, 1890 में. उन्होंने बेसिकली एक रिकमेंडेशन दी थी. देन उन्होंने 1891 में इस एक्ट को किया. ये कई बार अमेंड भी हुआ है 1911, 1922 में. विल टॉक अबाउट इट. लेकिन लॉजिक वही बात है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द 1850s, इंडिया में कॉटन मिल खुली, जूट मिल खुल गई बंगाल में 1855 में. तो भारत के अंदर वो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आ गया. और जब मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आ गया तो वहाँ पर वर्कर्स जाने लगे, वहाँ पे मेन, विमेन, इवन चिल्ड्रन एट दैट टाइम बेसिकली वहाँ पर काम करने लगे. सो वेरी स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज एक्ट से पहले भी एक अप्रेंटिस एक्ट आया था 1850 में, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट लेबर लॉज माना जाएगा भारत के अंदर, जिसके अंदर ये होता था कि विच अलाउड ऑर्फन चिल्ड्रन टू फाइंड वर्क व्हेन दे रीच द एज ऑफ 18. और कई सारे से उसके बाद तो वंस यू स्टार्ट देन बेसिकली पूरी अब 150 साल की हिस्ट्री है ये. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. जानते हैं ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है. शेड्यूल 7 क्या होता है? शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं. कौन कौन सी लिस्ट है? पहली है सेंटर लिस्ट, दूसरी है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, होल्ड ऑन, फिर से यूनियन ही लिख लेते हैं, सेंटर नहीं लिखते हैं, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं. दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट. ये क्या लिस्ट है? ये लिस्ट है कि भारत का संसद, पार्लियामेंट, और जो स्टेट्स की विधानसभा होती है वो किस चीज़ पर लॉ बनाती है. तो पार्लियामेंट उस चीज़ पर लॉ बनाता है जो कि ये यूनियन लिस्ट में टॉपिक दिए हुए हैं, और विधानसभा उस चीज़ पर लॉ बनाती है जो कि ये बेसिकली स्टेट वाली लिस्ट में, नंबर 2 वाली लिस्ट में दिए हुए हैं. एंड देन देयर इज अ कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है. सो शेड्यूल 7 के लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है. मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन इट. तो ये दोनों के दोनों बेसिकली हमारे यहाँ पर हैं. उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट बना, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फैक्ट्रीज एक्ट की कहानी सिंपल सी है. 1875 में, अब 1850 से फैक्ट्रीज चालू हो गई थी, तो 1875 में एक कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने उस समय ब्रिटिश इंडिया में, एंड उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी और उसी के बेसिस पर 1875 के कमेटी के बेसिस पर 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया था. ये लॉर्ड रिपन के दौरान हुआ था. लॉर्ड रिपन वॉज अ लिबरल एंड स्लाइटली सिंपैथेटिक टू द इंडियन कॉज एज इट इज सेड इन द बुक्स. ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली देखो क्या करते हैं. फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने लेबरर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ काम किया था. एंड देखो क्या होता है फैक्ट्री. अब देखिए एक बार देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में हुआ क्या था. सुनो, सबसे पहले सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल था जिसमें 100 से अधिक लोग काम करते थे, यूजिंग मैकेनिकल पावर्स, एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 100 वर्कर्स. मतलब कि अगर 70 लोग काम कर रहे हैं तो ये एक्ट आप पे अप्लाई नहीं होगा, 100 से अधिक करने चाहिए. 1881 में 50 थे, ये बाद में अमेंड करके 100 हो गया, तो अभी के लिए 100 मानते हैं. ठीक है, 100 थे, पहली वाली बात होगी. दूसरा, एक्ट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज 7. देखो अभी सुनने में थोड़ा सा मजाक लग सकता है, बट ये कह रहे हैं कि 7 साल से नीचे के बच्चे को जॉब नहीं दे सकते थे
8 साल के बच्चे को एम्प्लॉय कर सकते थे, बट दोज वर द 1880s, इट वॉज एन एंटायरली डिफरेंट टाइम। तो हम उनको जज नहीं करते हैं, बिलीव मी, बट अगर हम हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रोग्रेसिव लॉ है, और ये प्रोग्रेसिव लॉ कह रहा है कि जो बच्चे 7 से 12 साल के हैं दे वर टू वर्क फॉर मैक्सिमम 9 आवर्स। या दैट इज व्हाट द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 सेज, कि 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं, मतलब आप इमेजिन कीजिए, इसका मतलब ये कि 7 से कम साल के बच्चे भी एम्प्लॉयड होते थे, वो तो इस एक्ट ने बैन किया। एंड दिस वन सेज कि 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो काम करेंगे सिर्फ 9 घंटे, मतलब मिनिमम है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करा सकते, यानी कि उससे ज्यादा करवाते थे। Dangerous machines should be fenced properly. Act had a provision of 1 hour rest during the working and 4 days leave a month for workers were made compulsory. Just imagine how lucky you are, because in the very unimaginable circumstances you were, let's say, born in 1880s. No, you were born in 1870s. And let's say you were not from the privileged household. There is a possibility कि जब आप 11 साल के थे तो आप सुबह सुबह उठ के जा रहे हो, मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ मम्मी, अब तो नया लॉ पास हो गया, अब तो सिर्फ 9 घंटे काम करना पड़ता है और बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है मम्मी। और छोटा भाई, वो जो 6 साल की बहन है, मम्मी उसको काम पे नहीं भेज सकते अब हम, उसको कम से कम 2 साल और लगेंगे जब वो काम पे जा पाएगी। शी इज नॉट एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट मॉम। So this was Factories Act. अच्छा, यही चीजें, like this is what we have to learn about Factories Act. This is it. So now we know these things, we read it. These are the things which are going to be asked. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑब्वियसली लेबर रिफॉर्म्स फिर दोबारा से इंटरनेशनली भी डिस्कस होना स्टार्ट हुए। ब्रिटिशर्स ने उस समय कई सारे एक्ट पास किए, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1923 वाला, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 वाला, वही एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए। यहाँ पर स्पेसिफिकली वर्कर्स के राइट टू फॉर्म यूनियंस को प्रोटेक्ट किया गया था, स्ट्राइक और लॉकआउट के। नाम ही उसका ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन मतलब कि ऐसा कोई एक्ट जो कि बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं उनको यूनियन बनाने की सुविधा दे रहा है प्राइमरली। ठीक है, 1932 से लेकर 1937 तक अंग्रेजों ने बड़े सारे से लेबर लेजिस्लेशन बनाए थे, विच वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ देम, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936। ठीक है, इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को पावर मिल गई थी कि भाई अगर एम्प्लॉय काम से एब्सेंट हो जाए बिना रीजनेबल कॉज के तो पैसे काटे जा सकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1938, जहाँ पे गवर्नमेंट को कंसाइलेशन ऑफिसर बनाने की कैपेसिटी मिल गई थी। धीरे धीरे हमें सारे के सारे एक एक पढ़ने हैं। ठीक है, सिंस द इंडिपेंडेंस हमारे देश में जो भी लेबर लॉज बनते हैं उनका जो बेस होता है, उनका जो फिलोसफिकल बेस है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के जो भी प्रोविजंस हैं, दैट इज व्हाट इट इज। बट इन जनरल अगर आपको जस्ट एकेडमिकली बात को पुट करना हो कि हमारे देश में जितने भी लेबर लेजिस्लेशन है उनका पर्पस क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका बेस क्या है, उनका जेनेसिस क्या है, वेल दीज आर सोशल जस्टिस। व्हेनेवर अ लेबर लॉ इज मेड वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, सामाजिक समानता हो, सोशल इक्वालिटी, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, नेशनल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि लॉज ऐसे हों जो कि इंटरनेशनल लॉज के साथ ही सिंक करते हों, नेशनल इकोनॉमी में भी बेसिकली फायदा दें। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस सिंपल है, जो भी सोशल ग्रुप है रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेज मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए अलग से लेबर लॉ नहीं बनेगा, it will be for the same, for everybody the labor law would basically be the same. Similarly social equity, अब यहां पर हमें लेबर फ्रेंडली सोशल इक्विटी लॉज बनाने, अब सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऑब्वियसली दे डोंट रिमेन द सेम, तो लॉज को भी एवरी टाइम धीरे धीरे अपडेट और फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, विच इज व्हाट द लेबर कोड रिफॉर्म, द लेबर रिफॉर्म्स इन रीसेंट टाइम्स हैव बीन ट्राइंग टू डू। देन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जब कोई इंडिविजुअल कोई काम करता है, जॉब करता है, वर्क करता है, सो सिर्फ और सिर्फ उसका वर्क नहीं, रादर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी, भाई उसका परिवार भी होगा, सोसाइटी में उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, उसकी बेसिक नीड्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स भी आ सकते हैं, हेल्थ इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल एजुकेशन जो है वो, पेंशन भी है, बुढ़ापे में भी उसको जीना है, तो ऑल दोज थिंग्स सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के कॉन्टेक्स्ट में व्हेनेवर अ लॉ इज मेड, द होल आइडिया इज बेसिकली टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन्स लाइफ सोशली एंड इकोनॉमिकली, राइट? एंड देन प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल इकोनॉमी,
लॉज हमेशा देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए बनाते हैं, क्योंकि कंडीशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लेबर लॉज इन एनी कंट्री। बेसिक है, कोई खास इसमें कोई खास बड़ी बात है नहीं। लेबर लॉज को इन्फ्लुएंस कौन कौन से फैक्टर करते हैं? सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1919 में बनी थी ये, एंड सिंस देन पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी मतलब ILO हैज बीन वेरी सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल इन इन्फ्लुएंसिंग द लेबर लॉज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये इसके दो स्लोगन है जो इन्होंने फिलाडेल्फिया चार्टर में इन्होंने अडॉप्ट किए थे। हमारे देश के जो लेबर लॉज हैं उन पे ऑब्वियसली अभी भी कॉलोनियल रूल्स का काफ़ी सारा सा इम्पैक्ट होता है, दैट इज बीइंग सीन सेवरल टाइम्स समटाइम्स। उसके बाद हमारा आजकल जो लेबर लॉज होते हैं उनका जो सबसे फंडामेंटल फर्क है, जो फंडामेंटल इम्पैक्ट है, दैट कम्स फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द होल इंडियन नेशनल मूवमेंट, द स्ट्रगल फॉर द नेशनल इमेंसिपेशन। क्योंकि जो वो नेशनल स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दैट वाज नॉट सोलली against the Britishers. It has multiple facets. There were peasant thread in that Indian national movement. There were workers thread. The trade unions were supporting. तो उस पूरे के पूरे दौरान in the first half of the 20th century, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने सपोर्ट किया था इन ट्राइंग टू मेक प्रोटेक्टिव लेबर लॉज। मतलब ये भी एक फेसेट है। द नेशनलिस्ट लीडर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, all those people were also fighting for progressive labor laws. तो वो ऐसा there was just not one fight going on, there was fight on the multiple fronts. तो वो labor laws के support में भी जो लड़ाई करते थे, that is a part of Indian national movement. All those things that got integrated into constitution. That was the effect of it finally. So Indian Trade Union Act, Royal Commission on the Labor, ये जो laws हैं, ये basically वही हमारे उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्ट्रगल थे, उनके ही कॉन्टेक्स्ट की वजह से, उनके ही प्रेशर की वजह से, उनके ही एफर्ट्स की वजह से पास हुए थे। और फिर आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द शेड्यूल 7, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच अफेक्ट आवर लेबर लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं लेबर लॉज से रिलेटेड, वी विल टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी और एक वेलफेयर स्टेट बनानी है इंडियन लॉज में। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। 7th शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स वेरी स्पेसिफिकली। चलिए आज सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, लेक्चर नंबर 2 के अंदर वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। रिमेंबर सी 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल मैंने अभी बताया था आपको, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 7th शेड्यूल है क्या? 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल हैं, मतलब हो तो और भी सकते हैं। 12 शेड्यूल है, उसमें से 7th वाला, 7वें नंबर वाला, इसके अंदर लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट है, इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक दूसरी लिस्ट है, इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक तीसरी लिस्ट है, इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। और इस लिस्ट में टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक्स है, देयर आर टॉपिक्स। तो जो यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। जो स्टेट लिस्ट में बना हुआ है, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज इस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि विधानसभाएं जो होती हैं वो लॉ बनाती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इस पे सेंटर भी बना सकता है। एंड देन देयर इज दिस कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब कि दोनों, कंकरेंट, यहां पर दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड द स्टेट गवर्नमेंट भी। एंड नाउ दिस वन, ये जो सेंटर, स्टेट और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर सबसे अधिक लेबर रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड कोई लॉ है तो वो लिखा हुआ कंकरेंट लिस्ट में। एम्प्लॉयज लायबिलिटी, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज पेंशन, लेबर यूनियन, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट, ये जो प्रोविडेंट फंड, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर लॉ बनते हैं और ये सारे के सारे टॉपिक लिखे कंकरेंट लिस्ट में हुए हैं। एंड हेंस कोई भी लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट हैज पास लेबर लॉज इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज एरियाज, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आते थे तो पार्लियामेंट ने सब पे पास भी किया हुआ है। अब सवाल ये है कि सिंपल सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि कंकरेंट लिस्ट में, मोटा मोटी समझ लीजिए कंकरेंट लिस्ट में ही सारे के सारे आते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था इसी चीज से रिलेटेड। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4th, डीपीएसपी जो होता है, ठीक है, डीपीएसपी। सो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेन ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस कंट्री। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक न्याय ही तो जरूरी है, उसके लिए ही तो हमने संविधान बनाया है, उसके लिए ही हम बेसिकली इस देश में हैं। व्हाट एल्स वुड बी द पर्पस ऑफ दिस। द थिंग इज दैट डीपीएसपी में ये 5 आर्टिकल हैं, 38, 39, 41, 42 और 43। ये पांचों के पांचों जो हैं, दे आर द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडस्ट्रियल लॉ।
विल स्टडी ऑल ऑफ दिस। देखिए मैंने आपके लिए एक्चुअली लेक्चर नंबर 2 की जो पीडीएफ है वो पूरी की पूरी पहले से प्रिपेयर की हुई है। लेक्चर नंबर 2 की जो में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, डीपीएसपीज जो हैं, फिर हम एक एक करके सारे के सारे इनको पढ़ेंगे, लेबर रिफॉर्म्स को, फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीज को पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हम इसको डिटेल में करेंगे, राइट। 42, 43 कौन कौन से लॉज हैं, ये क्या क्या है, किस किस वजह से लेबर लॉज को इफेक्ट करते हैं। आज के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं, जनरल ओवरव्यू 38, 39, 41, 42, 43, एंड देन देयर आर फंडामेंटल राइट्स एंड दीज आर द फंडामेंटल राइट 14, 16, 19, 21 एंड 23 एंड 24। 14 बहुत ही सिंपल है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो कोई भी लेबर लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो कि किसी इंडिविजुअल को किसी से डिस्क्रिमिनेट करता हो। आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी कॉम्बिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है। तो यानी ट्रेड यूनियन के जितने भी जो लॉज हैं या यूनियन बनाने के जितने भी लॉज होंगे, दैट विल गेन देयर पावर फ्रॉम आर्टिकल 19। देन आर्टिकल 21, वो तो है ही बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस या एनिमल एग्जिस्टेंस लाइफ नहीं होती है। एज ए रिजल्ट जब लॉज बनाए जाते हैं, सो दे जस्ट डोंट मीन कि यार इस आदमी ने काम किया, इसको ना एक दिन के 50 रुपए दे दो, जिंदा रह लेगा तो ठीक है। नो 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 नो, यू हैव टू थिंक स्लाइटली मोर अहेड। 23 और 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से एसोसिएटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आउटराइटली बैन कर दिया। लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर इज बेसिकली अबॉलिश्ड और प्रोहिबिटेड अंडर द आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 बेसिकली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन दी हजार्डस। ये बहुत की है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन हजार्डस में भी प्रोहिबिटेड है, हजार्डस के लिए वेरी स्पेसिफिकली किया है। एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री और इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब सुनो, मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, वी आर नॉट डूइंग इट, ओके, वी आर नॉट डूइंग इट, तो पैनिक नहीं करने का आज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक है लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। एक एक करेंगे, तो पहले हम करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926। इसके बारे में क्या क्या सिस्टम है, इसके क्या क्या प्रोविजंस है, वी विल डिस्कस इट। तो एक लेक्चर करेंगे जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड लॉ करने हैं हमें, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 लॉज, ट्रेड यूनियन एक्ट वाला, फिर हम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत सिंपल है कि बेसिकली ये क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। ये लॉ क्या करता है, इस एक्ट ने ये बोल रखा है कि एम्प्लॉयर्स जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में होते हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है अपनी वर्किंग कंडीशंस को एम्प्लॉयज़ के, कि भाई टर्मिनेशन कैसे होगी आपकी, ये आपको पता, मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं, लीव कैसे होती है, और कोई भी चीज़ मैनेजमेंट और वर्कर्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिमिलरली विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। सो दीज आर द 3, ठीक। देन उसके बाद हम करेंगे लॉज रिलेटेड टू द वेजेस इन इंडिया, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 36, मिनिमम वेजेस एक्ट 48, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। सो फर्स्ट एक बार हम 1936 वाला करेंगे। ये पास्ड इन द रिस्पॉन्स टू अ रिकमेंडेशन बाय द रॉयल कमीशन ऑफ लेबर इन 1931, ठीक है। 1931 में एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर बना था, इसका प्रोटेस्ट भी हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जैसे साइमन कमीशन का हुआ था, इसका भी हुआ था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन फाइनली पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट 1936 में इंप्लीमेंट की गई। देन विल डू द मिनिमम वेज एक्ट 1945। नाउ रिमेंबर, ये आज़ादी के बाद, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट विच वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ये जो लॉ है ये खुद इंडियंस पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। एंड आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लाइज, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हो रहा है। दिस एक्ट हैज़ बीन इन, मतलब इस एक्ट को बना दिया था 1948 में, बट इट कंप्लाइज विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 43। स्मार्ट पीपल। एंड देन विल डू दी बोनस, पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट, देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। जैसे कि अच्छा देखो, अब सिंपल बात है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास किया गया था। इक्वल रेम्यूनरेशन यानी कि बराबर के पैसे देने चाहिए। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन मनाया था यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में, और उसी साल उसी के उपलक्ष्य में ये पास किया गया है इक्वल रेम्यूनरेशन विच रिक्वायर्स इक्वल पे फॉर मेन एंड द वुमेन। कहीं पे जॉब देखने जाओ, सेम टू सेम पैसे मिलते हैं theoretically, well at least EPFO में सेम मिलेंगे। if you are selected, if you're a girl selected in the EPFO and if you're a boy selected in the EPFO, you both will be paid exactly the same salary, right? Exactly the same, yeah. laws relating to work hours, working conditions and employment, factories act है, plantation, and then again we'll do this one, factories act करेंगे, important वाला है। plantation labor act करेंगे, सिंपल सा है। माइंस एक्ट करेंगे, सिंपल सा है।
एंड देन विल कम टू द लॉज रिलेटिंग टू द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें कई क्वेश्चन हमने देखा. वी जस्ट सॉ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे क्वेश्चन था, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट पे क्वेश्चन था, एंड मतलब आते हैं इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे से आते हैं, राइट. एंड देन वी विल डू दिस. सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, अगेन ये हमने आज़ादी के बाद, लाइक इंडिपेंडेंस के बाद किया है. बाकी तो सारे वही हैं. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952. we're doing a job, right? We are actually preparing for this exam. EPFO, Employee Provident Fund Organization, comes under the Ministry of Labor and Employment, right? You know what is the job of EPFO? Is to implement these three laws. Employees Provident Fund Scheme of 52, Employees Deposit Linked Insurance Scheme of 76, and the Employee Pension Scheme of 1995. So we can keep our finger crossed कि हमारा एग्जाम जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेंगे ही. Then there is a Maternity Benefit Act of 1961, जो कि आर्टिकल 42 के कंपाइल करने के लिए बनाया गया था. पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, क्वेश्चन अभी हमने देखा ही है. ऐसे सिंपल चीज़ें याद करनी पड़ती है. पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972. तो ग्रेट्युटी क्या होता है? ग्रेट्युटी का मतलब जैसे किसी के प्रकार सौहार्द एक्सप्रेस करना. तो ग्रेट्युटी क्या होती है कि कभी जब कोई एक एम्प्लॉय आपके पास बहुत दिनों तक काम करता है, तो व्हेन दे लीव द कंपनी गिव्स देम ग्रेट्युटी, थैंकफुल जेस्चर, राइट. अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि ये जो ग्रेट्युटी एक्ट है इज एप्लीकेबल टू बिजनेस विद 10 और मोर एम्प्लॉइज. तो अगर एम्प्लॉय सिर्फ 6 या 7 है, कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटी दुकान है, छोटी सी फैक्ट्री है 2 या 3 लोगों की, तो वहाँ वो ग्रेट्युटी पे नहीं करेंगे. बट अगर 10 से ज़्यादा है, सो या दे विल पे, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेल रोड, चाहे रिटेल एस्टेब्लिशमेंट हो, उनको ग्रेट्युटी देनी पड़ेगी. एंड देन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये वाली बात है. अब ये सारे के सारे लॉ तो हमें करने ही हैं. विल डू वन बाय वन इजीली. नाउ विल आल्सो टॉक अबाउट द लेबर कोड्स, द कोड ऑन द वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी. देखो मैं बताता हूँ सरलता से सिंपल सिस्टम क्या है. देखो आई विल टेल यू, अभी बताता हूँ. देखो गवर्नमेंट ने एक सेकंड नेशनल कमीशन फॉर द लेबर बनाया था और दे आस्क्ड फॉर द रिकमेंडेशन कि हमें क्या करना चाहिए. द मेन रिकमेंडेशन कम वाज दैट कि वी शुड कंसोलिडेट एंड सिंप्लीफाई द लेबर लॉज. 40-45 के करीब हमारे लेबर लॉज हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब इट बिकम्स ब्यूरोक्रेटिक, इट बिकम्स लाइक वर्क करना मुश्किल हो जाता है. इट्स अ हेडेक फॉर कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज टू फॉलो ऑल दोज लॉज, लाइक 44 लॉज. हु इज गोइंग टू रिमेंबर देम? वेल EPFO स्टूडेंट्स टू. तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए लेबर लॉज, ठीक है, तो इट विल बी इजी, ठीक है, ज़्यादा लेबर कवरेज हो पाएगी. तो नेशनल कमीशन ऑफ लेबर लॉज की इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर 4 कोड बनाए गए हैं, ठीक है. कोड ऑन द वेजेस, कोड ऑफ द लेबर रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. एग्जैक्टली कहूँ तो 44 लॉ थे जो कि इन सारी चीज़ों को गवर्न करते थे. और ये जो इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं तो इसका मेजर कंसर्न्स होता था, राइट. बहुत सारे से रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक कॉस्ट बड़ी सारी सी बढ़ जाती थी. सो व्हाट दे डिसाइडेड इज दैट कि आउट ऑफ दिस 44, 29 लॉज रिलेटेड टू दीज 4 थिंग्स वर कंसोलिडेटेड. दैट वाज द पर्पस. क्यों किया है ये? 2019 से 2020 में ये किया गया है. क्यों किया गया है ये? इसलिए किया गया है कि इन सारे लॉज को सिंप्लीफाई करके कंसोलिडेट करते हैं ताकि डेफिनेशंस कंसिस्टेंट बन जाएं, है ना. ऑल दीज लॉज डिपेंड ऑन द डेफिनेशन. हु इज अ वर्कर? हम बात कर रहे हैं लेबर, बट व्हाट एग्जैक्टली, हु इज कॉल्ड अ लेबरर? हु इज अ वर्कर? हु इज अ वर्कमैन? व्हाट इज अ स्ट्राइक? व्हाट इज अ लॉकआउट? व्हाट इज अ टीनेजर? व्हाट इज एन अडल्ट? दीज डेफिनेशंस हैव टू बी टोल्ड बाय द लॉ. दैट इज द थिंग. तो वो अलग अलग लॉज में अलग अलग कई बार डिफाइन हो जाती थी एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. तो उसको करना है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिंप्लीफाई, मेक द क्लियर इश्यूज. बेसिक आइडिया था सारे के सारे इश्यूज को स्टैंडर्डाइज करना था. रैशनलाइजेशन ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. नाउ दिस इज हाउ. अब देखो, अब सिंपल समझ आएगा. तो कोड ऑन वेजेस 2019 का एक एक्ट था, ठीक है. ये दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया. प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया. क्या किया? ये जो चारों के चारों एक्ट थे जो कि वेजेस से रिलेटेड थे, इनको सब्ज्यूम या कंसोलिडेट करके एक ही उसमें बना दिया. मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. ये सारे के 4 एक्ट हैं, अलग अलग हैं, है ना. अलग अलग, एक 48 में बना, एक 36 में, एक 65 में, एक 76 में बना, अलग अलग बना है. इन सबको एक बनाओ इसको, एंड उसको अब आज के बाद कहेंगे कोड ऑन वेजेस 2019.
कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आए, कोड ने स्कोप को वाइडन कर दिया बाय इरेजिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन शेड्यूल्ड एंड द नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ऑफ विल टॉक अबाउट इट, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट है 1936 का। उस लॉ में लिखा हुआ था कि कहां कहां पर वो एप्लीकेबल होता है, राइट। अब इन्होंने क्या किया कि नया बदल के कोड ऑन वेजेस एक्ट में लिखा कि ये कोड ऑन वेजेस सब जगह एप्लीकेबल होगा, हम बताएंगे कि एग्जेम्प्ट कहां पे होगा। दैट इज एन ईजियर वन, राइट। देखो, कोड एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉइज अनलेस एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड, राइट। तो मतलब कि इजी बना दिया इन चीजों को। कुछ फीचर्स बताता हूं, देखो सिंपल वाली बात है, अभी आज हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और कंटेन्स ऑल द नेसेसरी वेजेस, इक्वल पे, पेमेंट और बोनस से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी इसके अंदर डिटेल्स हैं। सारे एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हो या अनऑर्गेनाइज में हो। इससे गवर्नमेंट को क्राइटेरिया आसानी से चूज कर सकता है वेज के लिए, वेरियस एम्प्लॉयज कैटेगरीज के लिए। Those making less than a predetermined wage ceiling are entitled an annual bonus of at least 8.3% of their wage, है ना। यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि इसमें बोनस वाला भी देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे बोनस। सो एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को कंपनी बोनस कैसे देगी या कैसे नहीं देगी, दैट थिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस। ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें देखो, मैन एंड विमेन जो ये वर्ड था ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 में यूज था, इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है जेंडर से। सो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जो है अब उसके अंदर अमेंडमेंट हो गई है, सारी की सारी सिमिलर कोड ऑन वेजेस एक्ट में आ गई है। एंड सो ऑन एंड ऑन द सेलिएंट फीचर्स जो हैं हम विल डिस्कस, हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस। सिमिलरली देयर इज अ सेकंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020 पार्लियामेंट ने इसको पास किया, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन कर दिया है। सो दिस इज नाउ, इसको अब इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसने इन तीनों लॉज को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 47, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 एंड द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1946, इन तीनों को कंसोलिडेट किया है। एंड देन ये कोड जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला स्ट्राइक्स, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को वो करता है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट जैसे इन्होंने डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर अंडर द कोड हैज बीन ब्रॉडन टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स इन सुपरवाइजरी पोजीशंस मेकिंग अप टू 18,000 रुपीज पर मंथ और एज एन अमाउंट डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 18,000 रुपए से 18,000 रुपए तक जो भी इंडिविजुअल सैलरी पाता है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड अ वर्कर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ऑफ 2020। एंड देन रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन, ईदर 10% ऑफ एन इंडस्ट्री वर्कर और अ मिनिमम ऑफ 100 वर्कर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये इन्होंने अब स्पेसिफिकली कोड बताया, मतलब दे हैव गिवन अ क्राइटेरिया हाउ कैन यू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको ट्रेड यूनियन फॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे? तो 10% ऑफ इंडस्ट्री वर्कर या फिर 100। अगर आपको एक ट्रेड यूनियन बनानी है तो 100 लोग चाहिए आपको बनाने के लिए, या फिर 10% ऑफ इंडस्ट्री वर्कर। जितने भी लोग हैं, 2000 लोग हैं तो उसका 10% 200 लोग जाके कर सकते हैं। एंड सो ऑन एंड 60 डेज का नोटिस आता है स्ट्राइक करने से पहले, जो कि पहले रिक्वायर नहीं किया जा सकता था। जिस भी कंपनी के पास 300 से अधिक एम्प्लॉयज हैं उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने से पहले। पहले 100 हुआ करते थे, अब उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है। सब पे अप्लाई नहीं होगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे। ये मत सोचिएगा कि हर एक कंपनी में, नॉर्मल कंपनीज पे, मतलब किस किस पे अप्लाई होता है वो दैट इज गिवन इन द एक्ट। जिसकी भी कंपनी में 20 एम्प्लॉयज हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू हैव 1 और मोर ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी। फिर उसके बाद एक तीसरे वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ऑफ 2020, जिसने ये सारे के सारे एक्ट्स को कंसोलिडेट कर लिया है। फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइन एक्ट लाइक डॉक वर्कर, प्लांटेशन लेबर, वर्किंग जर्नलिस्ट, सीने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर, मोटर ट्रांसपोर्ट, सेल्स प्रमोशन, बीडी एंड द सिगार वर्कर्स एक्ट ऑफ 1966। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो कोड है उसने कौन कौन से एक्ट को सब्ज्यूम किया। ये तो यहीं पे यही पढ़ लो इसको तो, राइट। एंड now there is a lot of discussion, we'll discuss it. And then there is a code on the social security of 2020, जिसने भी again इसने भी बहुत कम, इसने बहुत सारों को किया है। Employee compensation, employee state insurance, employment exchange, maternity benefit, payment of gratuity, senior workers unorganized, and then हम इसके basic कुछ देखेंगे।
ऑल दोज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020। लेकिन अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत एग्जैक्टली नहीं हुई है। देयर आर करंटली नो स्पेसिफिक्स अवेलेबल रिगार्डिंग व्हेन द एनफोर्समेंट विल बिगिन। सो ड्राफ्ट रूल्स इशू कर दिए हैं स्टेट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट दे हैव नॉट वेरी स्पेसिफिकली स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैम। अब देखो एक चीज समझिए कि ये जो लॉ है ये 2019 से 2020 में पास किए गए थे, ठीक है, दोज वर पास्ड एट दैट टाइम, उसमें पास हो चुके थे। लेकिन जो 2021 का ईपीएफओ का एग्जाम था उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पीछे वालों से पूछे सारे के सारे, 1946 मिनिमम वेज एक्ट से, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट से, पुराने वाले पूछे। सो वी कांट लीव देम नाउ बिकॉज वी हैव एन एब्सोल्यूट एविडेंस। तो इन लेबर कोड्स का ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फायदा है। एक तो सबसे पहले कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, सिर्फ 4 लॉ फॉलो करने हैं अब प्राइमरली, द हेडेक बेसिकली किसी भी कंपनी का खत्म हो जाएगा। एक नेशनल डेटाबेस बन रहा है फॉर्मलाइज्ड वर्कफोर्स का, जितने भी इंडिविजुअल्स पहले डिस्क्वालीफाइड थे लेबर लॉज की कवरेज में, जितने भी इंडिविजुअल्स पहले डिस्क्वालीफाइड थे लेबर लॉज की कवरेज में, अब उनको बेसिकली वर्कमैन या एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गो, हम कल करेंगे लेक्चर नंबर 2 में वी विल डू दिस वन। हम कल सबसे पहले बिगिन करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है हमारे लेबर लॉज का। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी शैल एक्चुअली लर्न। कौन कौन से आर्टिकल हैं, वी विल डू दैट। ये हमारा होगा कल लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेरी स्पेसिफिकली। उसके बाद हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना। वो जो क्वेश्चन आपने देखा था प्लूरलिस्टिक यूनिटरी पर्सपेक्टिव, ऐसे वाले जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ उसका बेसिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लेबर लॉज कैसे बनते हैं, क्यों, जो एकेडमिक्स जो डिस्कस करते हैं। देन वी विल डू दीज लॉज, अलग अलग लॉज, ठीक है, इनकी समरी पढ़ेंगे एक बार अच्छी तरह से, आसानी से हो जाएगी। बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब दिखने में कॉम्प्लेक्स है, वो वैसे है बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। विल डिस्कस ऑल दैट एंड देन उसके बाद ये पढ़ेंगे हम 4 लेबर लॉज, 4 लेबर कोड्स, जो कंसोलिडेशन है। गेट द थ्योरी, आपको मेरे हिसाब से पूरा का पूरा समझ में आ गया क्या करना है। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पढ़ेंगे, फिर हम थियोरेटिकल उसके ऊपर जाएंगे, चीज़ों के ऊपर। थियोरेटिकल के बाद जाने के बाद लॉज पढ़ेंगे, जितने भी लेबर लॉज हैं। देन उसके बाद ये जो लेबर कोड्स हैं, कंसोलिडेशन, एंड देन इसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दैट वुड बी द पर्पस एंड द आइडिया ऑफ दिस सीरीज। So your industrial relations would actually be covered by this. In just to, because now it is in front of me, मैं just to remind you, अगर आपको और syllabus तो basically और भी चीज़ें, उसमें English भी है, general mental ability भी है, history भी है, polity भी है. If you want to cover all of that, I told you, it's a very basic idea. Go on the study IQ. जाओ एक बार studyiq.com. studyiq.com पे जाएंगे. Just type EPFO here. EPFO. एंड यू विल गेट इट। बैच, कोई भी बैच आ सकता है। अगर आप ये वीडियो थोड़े बाद में देख रहे हैं तो अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को ज़रूरत होगी तो वी वुड हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच, तो यू कैन जॉइन द न्यू वन ऑल्सो। जाएँ, आप इस पर क्लिक करें। नाउ अगेन, मैं नहीं चाहता कि आप 10,000 रुपये की बेसिकली फ़ीस दें। आप ये प्रोमो कोड एंटर करेंगे अमित लाइव, देन यू गो अप्लाई एंड दिस विल एक्चुअली कॉस्ट दिस फीस फॉर यू फॉर 7,999 फॉर यूजिंग दिस कोड। उसमें दिल भी लाइव क्लासेस, जैसे ये तो आप इस समय आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना इस क्लास के दौरान, बट इन दोज क्लासेज यू विल एक्चुअली बी डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद मी, कैन मतलब ऑब्वियसली विद अदर फैकल्टीज ऑल्सो। दूसरी फैकल्टीज़ के बारे में बताऊँ आपको, जस्ट इन केस अगर अब हम यहाँ हैं ही तो मैं आपको दूसरी फैकल्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। लेट अस सी, मैंने एक दिन देखा था यहाँ पर, अगर आप इस पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यार सारे के सारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेज हैं, PDFs मिलेंगे लेक्चर नोट्स के, मॉक टेस्ट भी हैं, ओके, डाउट सेशंस हैं अलग से, करंट अफेयर्स पूरा प्रोग्राम है, जो बेसिक बुक्स है वो सारी की सारी कवर है। व्यू द PDF एंड या UPSC EPFO का जो ये बैच है, ओके, वी कैन सी दैट देयर इज, आप अगर चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं कि बेसिकली क्या क्या होगा। देयर इज अ टेंटेटिव थिंग्स कि हम कैसे कैसे पूरे इसके टॉपिक को कराएंगे। एंड सो दिस इज द फैकल्टी लिस्ट। वासु सर है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे इसमें अपने इंडस्ट्रियल EPFO एग्जाम में, लाइक वन इज द अकाउंटिंग एंड अदर इज द इंडस्ट्रियल। सो आई टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्रियल ईयर, ओके। अकाउंटिंग वासु सर करा देंगे, मैं पॉलिटी भी कराऊंगा आपको एक्चुअली में कोर्स के दौरान, और शिमरी मैम वुड डू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज इन द लाइव क्लासेस। सो यू कैन डू these वीडियोज़, और आप उसको लाइव क्लासेस में शिमरी मैम कराएंगी तो you will be absolutely in an absolute good situation. Amit Live. And beyond that,
आपको अगर इन PDFs की जरूरत है, क्योंकि कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, सो दैट इज अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड इन केस यू नीड टू कनेक्ट विद मी, आई एम अवेलेबल ऑन दिस Instagram handle. I'll see you tomorrow, probably at the same time. We will discuss the constitutional basis of the Indian labor laws. Till then, have a very nice day. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।